नमस्कार दोस्तों। देखिए, जो पंचायती राज वाला हम लोग सीरीज़ कर रहे थे उसका आज 5वां वीडियो है, जिसमें हम लोग उप सरपंच का निर्वाचन, उसके बाद नाम का प्रकाशन, उसके बाद प्रथम सम्मेलन होता है उसमें क्या क्या होता है, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव वाला जो हिस्सा है वो हम लोग आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं मैं आपको आज के वीडियो में बताते हुए चलूँगा, जो पीएससी और व्यापम के पेपर में पहले पूछे गए हैं। वैसे ही क्वेश्चन आपके एडीओ के पेपर में सेम टू सेम आने वाले हैं। जैसा कि पीएससी और व्यापम में पूछा जाता है, उसका कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट पैटर्न नहीं रहेगा, उसी तरीके के पैटर्न से आपको पढ़ते रहना है। आज के वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछे गए हैं, जिसको मैं आपको बताते हुए चलूँगा। आप अच्छे से उसके साइड में इंपॉर्टेंट करके नोट करते चलिएगा, और जो आप नोट्स बना रहे हैं उसमें आज का वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जो है वो नोट्स बना रहे हैं उसमें डिटेल में, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, मैं बोलते जाऊँगा आपको, आप डिटेल में उसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पंचायती राज के चार्ट के पीडीएफ के बारे में मुझसे कुछ पूछ रहे थे लोग, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा अब। तो उसमें इंस्टा मोजो का वो लिंक है, वो लिंक को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर पेमेंट करके आप चार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप पेमेंट जब करेंगे तो उसके बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन वहीं पर दिख जाएगा। अच्छे से खोजिएगा स्क्रीन में, वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाएगा, वहीं से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मुझसे कॉन्टैक्ट करने का भी आपको जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेल ID मैंने दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट PDF ले सकते हैं। ठीक, तो आप लोग वो कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, उप सरपंच, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना ना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो आप जितने भी लोग हैं। उप सरपंच का निर्वाचन, उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, कल का वीडियो जहां पर हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सीक्वेंस में अगर देखते आ रहे होंगे तो आप लोग को पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। बीच से कोई मत देखिएगा, जो भी वीडियो बीच से मतलब कि नहीं देख रहे थे वो लोग शुरू से देखते हुए आइए, तो आप लोग को समझ में आएगा। उप सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है। देखो, मैं सरपंच का तो डायरेक्ट वोट जाके वोट देते हैं हम लोग। पंच और सरपंच इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है डायरेक्ट इलेक्शन, मतलब पब्लिक जाके उसको वोट देती है। आप अगर ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आप जाके मतदान करेंगे, मत पर्चा भरा जाता है उसमें, फिर वो पर्चे में आप लोग क्या करेंगे, सील लगा के मत पेटी में डालेंगे। पंच के लिए और सरपंच के लिए भी अभी बीच में क्या हुआ था, कोई प्रावधान लाया गया था कि सरकार के द्वारा कि सरपंच का चुनाव जो होगा, अब वो सरपंच का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होगा। इसका मतलब पंच अपने बीच से सरपंच को निर्वाचित करेंगे, सरपंच को चुनेंगे करके, लेकिन वो कैंसिल कर दिया गया और अब वर्तमान में सरपंच का भी के लिए भी डायरेक्ट वोटिंग होता है। इसका मतलब सरपंच और पंच दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि उप सरपंच जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, क्योंकि उप सरपंच को पंच अपने बीच से उसको निर्वाचन करते हैं, अपने बीच से उसमें वोटिंग होता है, उसमें चुन के वो लोग उप सरपंच को बना देते हैं। ठीक है, तो विहित अधिकारी, तहसीलदार, विहित अधिकारी मतलब जो ऑफिसर रहेगा, विहित अधिकारी जो गवर्नमेंट के साइड से जो ऑफिसर रहता है उसको विहित अधिकारी बोलते हैं। इस वर्ड का प्रयोग जो है वो पंचायती राज हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह होगा, तो इस वर्ड का मतलब अभी बता देता हूं आप लोग को, बार बार मुझे बताने की जरूरत मत पड़े कि विहित अधिकारी मतलब गवर्नमेंट का ऑफिसर। अब ये विहित अधिकारी सब चीजों के लिए अलग अलग होगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए अलग विहित अधिकारी होगा, रिकॉल के लिए अलग विहित अधिकारी होगा, और अन्य भी जो चीजें देखते जाएंगे उसके लिए अलग अलग विहित अधिकारी होगा। यहां पर विहित अधिकारी कौन है, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है तहसीलदार, किसके लिए, उप सरपंच के निर्वाचन के लिए। क्लियर हो गया एकदम। तो विहित अधिकारी प्रत्येक निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र उप सरपंच के निर्वाचन के लिए एक सम्मेलन बुलाएगा। प्रत्येक निर्वाचन के बाद मतलब पंच और सरपंच का जब इलेक्शन हो गया, निर्वाचित हो गए, तो उस निर्वाचन के बाद यथाशीघ्र मतलब जल्द से जल्द उप सरपंच के निर्वाचन के लिए तहसीलदार क्या करेगा, एक सम्मेलन बुलाएगा। इसके लिए कोई डेट निर्धारित नहीं है कि 30 दिन के भीतर बुलाएगा कि 15 दिन के भीतर बुलाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, प्रावधान है कि यथाशीघ्र बुलाएगा। इस सम्मेलन में सभी निर्वाचित पंच अपने बीच से उप सरपंच को चुनेंगे, जैसा कि मैं आप लोग को बताया। पंच तो निर्वाचित हो चुके हैं, तो अपने बीच से वो लोग क्या करेंगे, वोट डाल के उप सरपंच को चुन लेंगे, अपने बीच से ही, उनके बीच से ही चुना जाएगा। तो समझ में आ गया उप सरपंच का निर्वाचन कैसा होता है। ये प्रथम सम्मेलन नहीं है, पहला सम्मेलन नहीं है। जैसे ही वो लोग का पंच और सरपंच का निर्वाचन होता है, तहसीलदार एक यथाशीघ्र जल्द से जल्द एक सम्मेलन बुलाएगा, जो कि प्रथम सम्मेलन नहीं होगा। उस सम्मेलन में तहसीलदार क्या करेगा, उस सम्मेलन को बुलाएगा और उसके बाद सभी निर्वाचित पंच अपने बीच से उप सरपंच को चुन लेंगे। इसमें एक डिसाइडिंग फैक्टर ये है, पेंच यहाँ पे फंसता है यहाँ पर, कि मान लो जाए अगर आपका सरपंच जिसको आप लोगों ने वोटिंग दिया है, डायरेक्ट वोटिंग, अगर वो जनरल कैटेगरी का है, मतलब सामान्य कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का है,
तो उप सरपंच जो आप लोग निर्वाचित करेंगे, उप सरपंच, वो किसका होना चाहिए? एसटी, एससी या ओबीसी, इन तीनों में से एक होना चाहिए। अगर सरपंच जनरल का है तो उप सरपंच क्या होना चाहिए? एससी होना चाहिए या फिर एसटी होना चाहिए या फिर ओबीसी होना चाहिए। इसका मतलब ये उप सरपंच जो है रिजर्व्ड कैटेगरी का ही होना चाहिए, ये अनिवार्य है। लेकिन अगर सरपंच एससी, एसटी या ओबीसी का है, या मतलब कि सरपंच रिजर्व्ड कैटेगरी का है, तो उप सरपंच के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि वो जनरल का ही होना चाहिए, इसकी कोई बाध्यता नहीं है। ये एससी, एसटी या ओबीसी का हो सकता है। मतलब क्या हुआ? सरपंच और उप सरपंच दोनों एससी कैटेगरी के हो सकते हैं, सरपंच और उप सरपंच दोनों एसटी कैटेगरी के भी हो सकते हैं, सरपंच और उप सरपंच दोनों ओबीसी कैटेगरी के भी हो सकते हैं, लेकिन सरपंच और उप सरपंच दोनों एक ही समय पे जनरल कैटेगरी के नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? सरपंच अगर जनरल कैटेगरी का है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया, तो उप सरपंच कोई रिजर्व्ड कैटेगरी एससी, एसटी या ओबीसी में से ही होगा। दोनों जनरल कभी नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एससी हो सकते हैं, दोनों एसटी हो सकते हैं और दोनों ओबीसी भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों जनरल कैटेगरी के नहीं होंगे। एक अगर जनरल होगा तो दूसरा एससी, एसटी या ओबीसी में से ही कोई एक होगा। ये यहां पर मैंने लिखा हुआ है एक लाइन में, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यदि सरपंच एससी, एसटी, ओबीसी का नहीं है तो उप सरपंच एससी, एसटी, ओबीसी का ही होगा। एक लाइन में मैं समराइज कर दिया हूं, लेकिन मैं आपको जो समझाया हूं उसको आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं। क्लियर? एकदम क्लियर। आराम से बताते हुए चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम मतलब कि क्रिस्टल क्लियर आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब ये उप सरपंच के लिए योग्यता लिखा हुआ है यहां पर कि पहला क्या है? पंच पद के लिए अरहर होना चाहिए। जो उप सरपंच है, उप सरपंच अपने बीच से ही ना उप सरपंच को चुनेंगे पंच लोग, तो पंच बनेगा तब तो उप सरपंच बनेगा। तो पंच पद की जो योग्यता, जो बाद में पढ़ेंगे हम लोग, तो वो पंच पद के लिए वो योग्यता अरहर होना चाहिए, मतलब इलिजिबल होना चाहिए इंग्लिश में। दूसरा, संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के किसी भी सदन का, लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। राज्य विधानसभा में भी विधानसभा, विधान परिषद के मतलब राज्य विधानसभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। केवल वो पंच होना चाहिए, पंच पद के लिए अरहर होना चाहिए। तीसरा, किसी भी सहकारी सोसाइटी का सभापति या उपसभापति नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों कैटेगरी को, योग्यताओं को अगर फुलफिल करता है तो कोई भी व्यक्ति उप सरपंच बन सकता है। क्लियर? एकदम। उप सरपंच का निर्वाचन यहां पर हो गया। अब देखो, अब पहले तो पंच और सरपंच को निर्वाचित कर लिए हम, इलेक्शन देके, वोट देके डायरेक्ट। उसके बाद फिर उप सरपंच का भी निर्वाचन हो गया। अब क्या होगा? अब होगा नाम का प्रकाशन कि भाई कौन कौन पंच है, कौन उप सरपंच है, ये नाम का प्रकाशन तो होगा ना। तो नाम का प्रकाशन होगा उप सरपंच के निर्वाचन के पश्चात। उपखंड अधिकारी राजस्व उनके नाम का प्रकाशन करेगा। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है जो मैं आपको बताया यहाँ पे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद नाम प्रकाशन कौन करेगा, यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। तो उप सरपंच के निर्वाचन के पश्चात नाम प्रकाशन कौन करेगा? उपखंड अधिकारी राजस्व जो है उनके नाम का प्रकाशन करेगा। क्लियर? स्टेप वाइज समझाते आ रहा हूं क्या क्या होगा। उसके बाद क्या होगा? प्रथम सम्मेलन। अब देखो, ये उप सरपंच, कई लोग को कंफ्यूजन हो जाता है कि उप सरपंच का जो निर्वाचन होता है वो प्रथम सम्मेलन में होता है करके। नहीं, उप सरपंच का निर्वाचन प्रथम सम्मेलन में नहीं होता है, पहले हो जा रहता है। नाम प्रकाशन के बाद होगा प्रथम सम्मेलन। ये कौन बुलाएगा प्रथम सम्मेलन? सचिव। कब बुलाएगा? नाम प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर। मान लो जाए उप सरपंच का निर्वाचन जो हुआ वो 1 तारीख को हुआ, नाम प्रकाशन हुआ 2 तारीख को हुआ, तो 2 मई को अगर नाम प्रकाशन हुआ तो 2 जून के अंतर्गत, 2 जून को या 2 जून के पहले पहले क्या करेगा? प्रथम सम्मेलन सचिव बुलाएगा। नाम प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 से ज्यादा बार आ चुका है, 4, 5, 6 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। कितने दिनों के भीतर प्रथम सम्मेलन बुलाया जाता है? तो नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर क्या बुलाया जाएगा? पहला सम्मेलन बुलाया जाएगा। और जिस दिन प्रथम सम्मेलन बुलाया जाएगा उसी दिन से कार्यकाल का प्रारंभ हो जाएगा। किसके? सरपंच के, पंच के, उप सरपंच के, सबके कार्यकाल का जो प्रारंभ होता है, या जो पूरे ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है उसका प्रारंभ जो होता है वो पहले सम्मेलन की तारीख से होता है। पहले सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है, तो ये भी याद रखना। कार्यकाल का प्रारंभ कब होगा? प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष। तो प्रथम सम्मेलन जब बुलाया जाएगा तो कार्यकाल का प्रारंभ प्रथम सम्मेलन से 5 वर्ष के लिए होगा। मैं जो बोलते जा रहा हूं आप लोग को डिटेल में लिखना, शॉर्ट में लिखोगे तो बाद में समझ में नहीं आएगा। तो कार्यकाल का प्रारंभ कब होगा? प्रथम सम्मेलन की तारीख से 5 वर्ष तक का कार्यकाल के लिए पंचायत जो है वो अपने अस्तित्व में रहेगी। उसके बाद उसका विघटन हो जाएगा। 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है।
देखो 5 वर्ष का कार्यकाल तो रहेगा, लेकिन 5 साल से पहले भी ग्राम पंचायत विघटित हो सकती है। इस तरीके से कोई भी तरीके से अगर कहीं ग्राम पंचायत जो है वो 5 साल से पहले अगर विघटित होती है, तब नया निर्वाचन 6 माह के भीतर होगा। जैसे कि मान लो जाए 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, अभी 3 साल हुआ है रन होते, कार्यकाल होते, तो 3 साल में क्या हो गया, पंचायत अगर विघटित हो गई तो 3 साल 6 माह है ना, 3 साल 6 माह के भीतर चुनाव हो जाएगा। मतलब जिस दिन पंचायत का विघटन हुआ उसके 6 माह के भीतर नया निर्वाचन हो जाएगा, फिर से इलेक्शन हो जाएगा। तो बचे कार्यकाल के लिए, ठीक है, 6 माह के भीतर क्या होगा, नया निर्वाचन हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं 4 साल 6 माह का कार्यकाल बीत चुका है ना, मतलब 5 साल का टोटल कार्यकाल रहता है, लेकिन अगर कहीं 5 साल होने के लिए सिर्फ 6 महीने बचा हुआ है, 4 साल 6 माह का कार्यकाल बीत चुका है, तो 6 महीने जब बचा हुआ है तब पंचायत विघटन नहीं होगा, तब नया निर्वाचन नहीं होगा। मतलब विघटन तो हो जाएगा लेकिन नया निर्वाचन नहीं होगा। देखो 5 साल से पहले भी विघटन हो सकता है, तो नया निर्वाचन जब कभी भी विघटन होगा तो नया निर्वाचन 6 माह के भीतर करवाना पड़ेगा, फिर से इलेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कहीं 4 साल 6 माह बीत गया, मतलब पंचायत का कार्यकाल 5 साल होने के लिए सिर्फ 6 माह का टाइम बचा है, तो फिर ये जो नया निर्वाचन है वो नहीं होगा। तब फिर बचे कार्यकाल के लिए कौन, जो 6 माह अगर कहीं कार्यकाल बचा है तो निर्वाचन तो दोबारा हो नहीं सकता, तब उस बचे कार्यकाल के लिए कौन संभालेगा सब चीजों को, वो चीजों को मैं यहां पर बताया हूं। देखो ग्राम पंचायत का विघटन अलग से लिख के बता दिया हूं। तब उस 6 माह का कार्यकाल के लिए, अगर 4 साल 6 माह का काम बीत गया है, अब सिर्फ 6 माह बचे हैं, तो वो 6 माह में कौन कार्यभार को संभालेगा, तब राज्य सरकार या संचालक पंचायत है ना, राज्य सरकार या यहां पर पूरा लिख लेना, संचालक पंचायत जो है। कैसे विघटन होगा, ठीक पहले क्या बता रहा हूं, ग्राम पंचायत का विघटन में कैसे विघटित होगा ग्राम पंचायत, ये मैं बताना चाह रहा था आप लोग को। विघटन कैसे होगा जो मैं आपको बताया हूं, तो विघटन कैसे होगा, राज्य सरकार या संचालक पंचायत इसके नियमों और इसके निर्देशों का पालन अगर कोई ग्राम पंचायत नहीं कर रहा है, ठीक है, राज्य सरकार के जो बोला दिशा निर्देश दिया उसका पालन नहीं कर रहा है, या संचालक पंचायत जो दिशा निर्देश दिया उसका पालन अगर कोई ग्राम पंचायत नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, 5 साल से पहले भी राज्य सरकार क्या करेगी, किसी भी ग्राम पंचायत को विघटित कर देगी। ठीक है, अब निर्देशों का पालन नहीं किया तो विघटित कर देगा। अब जब विघटित करेगा तो 6 माह के भीतर क्या होगा, चुनाव होगा। ठीक है, तो 6 माह के भीतर क्या होगा, चुनाव होगा। लेकिन अगर पंचायत 6 माह कार्यकाल ही बचा है तब तो फिर चुनाव नहीं होगा, तब प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा। अगर कहीं 4 साल 6 माह का समय बीत गया, 6 माह बस बचा है, तो उसका चुनाव तो नहीं हो सकता, दोबारा फिर से चुनाव नहीं होगा। तब क्या किया जाएगा, उस 6 माह के टेन्योर में पंचायत के कार्यभार को संभालने के लिए एक पंचायत प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा। उस प्रशासनिक समिति का सभापति कौन होगा, जो उसका सरपंच होगा वही उस प्रशासनिक समिति का सभापति होगा। जो उस प्रशासनिक समिति का उपसभापति, जो उस ग्राम पंचायत का उप सरपंच होगा, वही उस प्रशासनिक समिति का उपसभापति होगा। और सदस्य कौन होंगे, वो जो पंच होंगे, जो विघटित ग्राम पंचायत है उसी के सरपंच, उप सरपंच और पंच तीनों क्रमशः सभापति, उपसभापति और सदस्य होंगे। क्लियर हो गया एकदम। उस प्रशासनिक समिति जो, अब ये पंचायत तो गठित हो, भंग हो चुका है ना, विघटन हो चुका है, तो वो लोग तो क्या रहेंगे, वो लोग तो विघटन हो गया, तो सरपंच को बना देंगे सभापति, प्रशासनिक समिति का गठन हो गया। अब प्रशासनिक सभापति पूरा पावर किसके पास आ गया, प्रशासनिक समिति के पास आ गया। तो अब उस प्रशासनिक समिति के लिए 6 माह के लिए रन कराने के लिए एक सभापति कौन रहेगा, सरपंच को बना देगा, तुम बन जाओ, उप सभापति उप सरपंच को बना देगा, और सदस्य जो पंच सदस्य रहेंगे उसी को सदस्य बना देगा, क्योंकि विघटन हो चुका है। तो इस प्रशासनिक समिति के पास वही पावर होंगे जो उस पंचायत, ग्राम पंचायत के पास थे जब वो विघटित नहीं हुई थी। पूरा पावर इस प्रशासनिक समिति के पास रहेगा। क्लियर हो गया एकदम। उसको पूरा पावर दिया जाएगा, स्थायी समिति के समान दर्जा दिया जाएगा। वही शक्ति जो ग्राम पंचायत के पास थी वही पूरा शक्ति और प्राधिकार दिए जाएंगे, जिसका प्रयोग, एक अंतर आ जाएगा, लेकिन अब इस शक्ति का प्रयोग वो ग्राम पंचायत राज्य सरकार की सलाह पर करेगी। ठीक है, पहले भी ग्राम पंचायत जो राज्य सरकार की सलाह पर काम करता है, लेकिन बहुत सी चीज़ों के लिए इंडिपेंडेंट भी रहता है। लेकिन ये जो प्रशासनिक समिति गठित की जाएगी, पंचायत तो विघटित हो चुका है, तो ये प्रशासनिक समिति पंचायत है ना, अपनी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार की सलाह पर करेगी। क्लियर हो गया पूरा, कैसे होगा पंचायत का विघटन और क्या क्या होगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। ये आपके पेपर के दृष्टिकोण, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ चुका है ना, ये प्रशासनिक समिति, देखो एक क्वेश्चन आया था वही, जब
पंचायत अगर विघटित हुई और कार्यकाल केवल 6 माह बचा है, ठीक है, तब क्या होगा, तब उसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? उसमें ऑप्शन में था प्रशासनिक समिति, तो वो आंसर आएगा। तो यहीं से आपका 4 से 5 क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में, इसलिए आपको जो जो बताया हूं उसको इंपॉर्टेंट डाल के चलिएगा और अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। अब अविश्वास प्रस्ताव, हर बार पेपर में यहां से एक क्वेश्चन आना फिक्स है। ईडीओ के पेपर में भी अविश्वास प्रस्ताव से ग्राम पंचायत से एक क्वेश्चन आएगा ही, 2 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 1-2 तो आएगा ही। तो इसको ध्यान से समझना है, ये है एकदम रॉकेट साइंस। इसको अगर कहीं ध्यान से एक बार मैं समझा रहा हूँ, मेरे समझाने के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में कोई भी बुक में आप लोग जाके देख लेना, नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ मिलेगा तो मेरे चार्ट में मिलेगा बस, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। अब देखना, मैं आपको समझाता हूँ। पद मुक्ति का तरीका, पद से मुक्त कैसे हो सकता है कोई सरपंच, पंच? अब जो पदाधिकारी हैं, जो राजनीतिक प्रमुख हैं और प्रशासनिक प्रमुख है, प्रशासनिक प्रमुख कौन? ग्राम पंचायत का सचिव। राजनीतिक प्रमुख कौन? सरपंच और पंच, मतलब सरपंच होगा। तो पद मुक्ति का तरीका उसके सरपंच के जैसे कि देखते हैं अपन, तो पद मुक्त कैसे हो सकता है? धारा 21 के तहत, इसके धारा लोग को भी याद रखना, जो जो धारा आप लोग को याद रखना इंपॉर्टेंट है, उसका धारा भी बता रहा हूं मैं। ये सब में भी धारा है, लेकिन वो धारा कभी जिंदगी में पूछा नहीं है आज तक, तो कोई मतलब नहीं उसको याद रखने का। वो सब चीज को, फालतू चीजों को मत याद रखो। धारा 21 है अविश्वास प्रस्ताव, इसको पूछ चुका, इसको ध्यान रखना, डायरेक्ट धारा को पूछा है। धारा 21A रिकॉल, मतलब पद से हटाया जा सकता है एक कोई भी अधिकारी। जैसे कि मान लो जाए हम लोग सरपंच को ले लेते हैं, तो धारा 21 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको हटाया जा सकता है, पद मुक्त किया जा सकता है। धारा 21A के तहत रिकॉल लाके, या प्रत्यावर्तन बोलते हैं, इसी को बाजू में लिख लेना, प्रत्यावर्तन, उसके हटाया जा सकता है। धारा 39 में निलंबन, सस्पेंशन, सबको बताऊंगा, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ध्यान रखो कि कैसे कैसे पद मुक्ति होता है। तो धारा 39 के खिलाफ निलंबन सस्पेंड करके हटाया जा सकता है, और धारा 40 के खिलाफ वो स्वयं त्याग पत्र देके भी हट सकता है। तो 4 तरीकों से कोई भी प्राधिकारी को, मतलब कोई भी राजनीतिक प्रमुख को हटाया जा सकता है। ये 4 मेथड होता है। ये चारों को हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? अविश्वास प्रस्ताव को। ठीक, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? तो पंचों के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि सरपंच, अच्छा किसके खिलाफ लाया जा सकता है? तो सरपंच और उप सरपंच जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, है ना। अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाएगा? जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचित कौन हुआ है? उप सरपंच। लेकिन सरपंच इसमें अपवाद है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तीनों ही जगह पर जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए हैं, जिनको डायरेक्ट वोट नहीं किया है पब्लिक ने जाके, उनके खिलाफ लाया जाएगा। लेकिन केवल लिख लेना, सरपंच जो है वो अपवाद है, मतलब सरपंच प्रत्यक्ष निर्वाचित हुआ है लेकिन उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो सीधा सीधा एक बार किसके खिलाफ लाया जाएगा? ग्राम पंचायत में सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ लाया जा सकता है। किसके द्वारा लाया जाएगा? जो पंच रहेंगे, निर्वाचित पंच, वो लोग के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। किसके खिलाफ लाया जाएगा? सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ। ये पॉइंट को अच्छे से नोट करना। अविश्वास प्रस्ताव अगर लाना है तो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित प्रारूप बनाकर, एक फॉर्मेट बना के, कम से कम 1/3 पंच द्वारा दस्तखत कर विहित प्राधिकारी को आवेदन किया जाएगा। मान लो जाए 12 पंच हैं अगर, तो उसका 1/3 मतलब 4 पंच। तो जो 4 पंच हैं वो क्या करेंगे? दस्तखत करके विहित अधिकारी को आवेदन करेंगे। ये एग्जाम्पल बताया आप लोग को। तो अगर कहीं अविश्वास प्रस्ताव की सूचना एक निश्चित एक फॉर्मेट बनाकर कम से कम 1/3 पंच द्वारा उसमें साइन किया जाएगा और विहित अधिकारी को आवेदन किया जाएगा। विहित अधिकारी कौन होता है? इसका मतलब मैं समझा चुका हूं, गवर्नमेंट का ऑफिसर। इस कार्यक्रम के लिए विहित अधिकारी कौन होगा? किसको आवेदन करेंगे ये पंच लोग? तो अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इसको कई बार पूछ चुका है। तो ग्राम पंचायत में ये जो प्रारूप बनाकर जो अधिकारी, जो पंच सदस्य जो है वो आवेदन करेंगे, वो आवेदन रहेगा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रहेगा वो, जिसको ये लोग आवेदन करेंगे। इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, इसको आवेदन कर दिए, ठीक है। तो आवेदन करने के बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समय का निर्धारण करेगा कि भाई कितने दिनों के भीतर लाना है, तो समय का निर्धारण करेगा। सूचना मिलने के, देखो जैसे कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास 1/3 सदस्य एक प्रारूप बनाएंगे, उसमें दस्तखत करेंगे, और 1/3 सदस्य जाके किसके पास जाएंगे? अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के पास जाएंगे, उसको जाके वो लोग आवेदन देंगे। अब अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उनको एक पावती दे देगा, एक रिसिप्ट साइन करके दे देगा। उसमें उस रिसिप्ट में उसको मिलने, उसको जो आवेदन है वो मिलने की तारीख उस रिसिप्ट में लिखी होगी, तो उस रिसिप्ट को वो दे देगा वो लोग को।
उसके बाद अनुविभागीय अधिकारी राजस्व क्या करेगा, उसको जिस तारीख को सूचना मिला है उसके 15 दिन के भीतर एक स्पेशल बैठक बुलाएगा, एक विशेष बैठक बुलाएगा। ठीक है, मान लो जाए 1 तारीख को उसको 1 जनवरी को उसको क्या मिला, अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन मिला, तो 15 जनवरी के अंदर अंदर उसको 1 तारीख को आवेदन मिला है ना, तो 15 जनवरी के भीतर भीतर वो क्या करेगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सम्मेलन बुलाएगा। सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर एक विशेष बैठक बुलाएगा। कौन बुलाएगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व। अब इस विशेष बैठक में, इसको ध्यान से सुनना है, कहीं दिया नहीं हुआ ये, 7 दिन के पूर्व सम्मेलन की सूचना सचिव को दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर विशेष बैठक बुलाया जाएगा। इसका मतलब क्या है, 15 तारीख के भीतर, 15 जनवरी के भीतर, 15 जनवरी तक उसके अंदर अंदर क्या किया जाएगा, विशेष बैठक बुलाया जाएगा। तो अब 7 दिन के पहले 15 तारीख को जैसे कि मान लो जाए विशेष बैठक बुलाया जा रहा है, तो 8 तारीख को 7 दिन के पहले सम्मेलन की सूचना सचिव को दी जाएगी, ग्राम पंचायत के सचिव को, और सचिव पंचों को देगा। मतलब 8 तारीख को, 15 जनवरी को अगर सम्मेलन बुलाया जाना है तो 8 जनवरी को क्या करेगा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, भाई 15 तारीख को सम्मेलन होने वाला है, सबको इस दिन आना है, ऐसे करके उसकी सूचना 8 जनवरी को किसको दे देगा, सचिव को दे देगा। और सचिव उसकी सूचना क्या दे देगा, पंचों को दे देगा कि भाई 15 तारीख को सम्मेलन है, सबको आना है, ऐसे टाइप का। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो 7 दिन के पूर्व, 15 जनवरी को अगर सम्मेलन है तो 8 जनवरी है ना, 7 दिन के पहले 8 जनवरी तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सम्मेलन की सूचना सचिव को दे देगा, और सचिव क्या करेगा, बाकी सब पंचों को सम्मेलन की सूचना दे देगा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखना, अब 15 जनवरी को जैसे कि सम्मेलन है तो 8 जनवरी को सचिव को सूचना दे दिया, सचिव सब पंचों को दे दिया। 3 दिन के पहले अध्यक्षता करने वाले की सूचना अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सचिव को देगा और सचिव पंच को देगा। मतलब 15 तारीख को अगर सम्मेलन है तो 12 तारीख को, 12 जनवरी तक, 12 जनवरी को अभी तक किसकी सूचना दिया था, 7 दिन के पहले 8 तारीख को जो सूचना दिया था वो किसकी दिया था, क्या बोलते हैं, सम्मेलन 15 तारीख को होगा, ऐसे करके बताया था। लेकिन उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा, ये अमुक व्यक्ति है, ये इसका नाम है, ये सब की सूचना 3 दिन के पहले मतलब 12 जनवरी तक क्या करेगा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सचिव को दे देगा, और सचिव उसके बाद वो सब पंच लोग को बता देगा कि भाई अध्यक्षता करने वाला भी डिसाइड हो गया है, 15 जनवरी को जो सम्मेलन होगा उसमें अमुक व्यक्ति अध्यक्षता करेगा जिसका नाम ये है। क्लियर, ये दोनों लाइन क्लियर हो गया। आपको डिटेल में लिखना है ना इसको पूरा, यहां पर एग्जाम्पल से भी मैं आपको बता दिया। अब बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, ये सूचना दिया कि अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अध्यक्षता करने वाले की, तो कौन करेगा अध्यक्षता, नायाब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी। मतलब नायाब तहसीलदार, पीएससी आप फाइट करेंगे, पीएससी क्रैक करेंगे तब नायाब तहसीलदार का पोस्ट मिलेगा आपको। तो नायाब तहसीलदार या उसके इक्विवेलेंट जो अधिकारी रहेगा वो क्या करेगा, बैठक की अध्यक्षता करेगा। कौन से बैठक की, इस विशेष बैठक की, जिसको किसने बुलाया है, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बुलाया है। क्लियर, सिंपल है। बैठक की अध्यक्षता नायाब तहसीलदार या समकक्ष अधिकारी करेगा। अब इस बैठक में 15 तारीख आ गया दिन, 15 जनवरी का दिन क्या आ गया 15 जनवरी को, एग्जाम्पल के लिए है ना, ये एकदम फिक्स डेट मत मान लेना इसको। बैठक की अध्यक्षता ये करेगा। अब कैसे पारित होगा, ये है यहां पर आपको समझने की जरूरत है, कैसे पारित होगा विश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले तो ध्यान रखना, गुप्त मतदान होगा, मतलब कौन किसको वोट दे रहा है पता नहीं चलेगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। गुप्त मतदान होगा, और कोई भी सरपंच और पंच के खिलाफ क्या लाया, सरपंच और उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दोनों को ही अपने दलील को रखने का, अपनी सफाई देने का पूरा मौका दिया जाएगा। दोनों को ही उठ के खड़े होके बोल सकता है, जोर जोर से चिल्ला सकता है, ठीक है, मतलब बोल सकता है, अपनी तरीके से अपना पूरा मौका पक्ष रखने का दिया जाएगा। एक व्यक्ति को खड़ा करके पूरा प्रस्ताव को पढ़ के सुनाने के लिए भी जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है वो बोलेगा। ठीक, अब आ गया 15 जनवरी का दिन। उपस्थित तथा मत देने वालों का 3/4 बहुमत तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब मैं आपको जब एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लो जाए ग्राम पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों का, मतलब कि मान लो जाए 21 पंच हैं। ग्राम पंचायत का गठन किससे किससे होता है, सरपंच और पंच से मिलके होता है। अब सरपंच, भाई सरपंच भी तो एक पंच ही रहेगा ना। तो मान लो जाए 21 लोग मिलके, 21 पंच मिलके किसी ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। तो ग्राम पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्य कितने हो गए, 21 पंच। तो
इस दिन 21 पंच तो टोटल मिलके ग्राम पंचायत का गठन कर रहे हैं ना, लेकिन उस सम्मेलन में जरूरी थोड़ी कि 21 पंच उपस्थित रहेंगे। जिस दिन 15 तारीख को जब सम्मेलन हो रहा है 15 जनवरी को, तो ये तो जरूरी नहीं है कि 21 के 21 जन उनमें शामिल हो गए। तो मान लेते हैं उस दिन उपस्थित कौन हुए, 21 पंच मिलके टोटल ग्राम पंचायत का गठन कर रहे हैं, लेकिन हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि उस दिन उपस्थित हैं 16 पंच। तो यहां पर क्या लिखा है, उपस्थित तथा मत देने वाले। तो ये 16 के 16 पंच मत देंगे ना, मत देने का अधिकार तो है ये लोग को। तो 21 पंच टोटल ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, लेकिन उस दिन, जिस दिन ये विशेष सम्मेलन है अर्थात 15 जनवरी, उस दिन 16 पंच अगर वहां पर उपस्थित हैं तो उपस्थित तथा मत देने वालों का 3/4 बहुमत। अब ये हम लोग कर देते हैं 16 का 3/4। एकदम आराम से बता रहा हूं ना आपको, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो 4 चौक 16, अब ये हो गए 12 पंच। ठीक, अब इसको हम लोग रख लेते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक, उपस्थित तथा मत देने वालों का 3/4, तो 21 पंच टोटल गठन कर रहे हैं, 16 पंच उस दिन उपस्थित तथा मत देने वालों हैं, इनका 3/4 कितना हो गया, 12 पंच हो गया। तत्समय ग्राम पंचायत का गठन करने वाले कुल निर्वाचित सदस्यों के 2/3 बहुमत। पंचायत का गठन करने वाले कितने पंच हैं, 21 पंच हैं, उनके 2/3 बहुमत। इसका मतलब क्या हुआ, 14 पंच। तो ये कितना हो गया, 14। ये कितना हो गया, यहां पर कैलकुलेट किए हम लोग 12। ये इससे ज्यादा होना चाहिए, ये इससे ज्यादा होना चाहिए। इससे ज्यादा है क्या, नहीं है, ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा होना चाहिए ना, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक, इस सिचुएशन में पारित नहीं होगा। अब हम लोग ये कंडीशन फर्स्ट मान लेते हैं, पहला। अब देखो कंडीशन दूसरा, 21 पंच टोटल जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करते हैं, 21 पंच मिलके, लेकिन उपस्थित तथा मत देने वाले पंच जो हैं वो हैं 20। अब क्या हो गए, 20 पंच उस दिन उपस्थित हो गए, मतलब आ गए। पहले 16 पंच बस आए थे, लेकिन 20 पंच आ गए। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, इसका 20 का क्या निकालते हैं, 3/4। तो 5 दिया कितना हो गया, 15 पंच। अब वोट दिए कितने लोग, अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मत दिए कितने लोग, 15 पंच ने वोट दिया। और जो तत्समय ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत का गठन करने वाले कुल सदस्यों के 2/3, गठन करने वाले कितने, 21, उसका 2/3, मतलब 3 सत्ते 21, मतलब 7 दूनी 14 पंच। ठीक है, तो अब क्या हो गए यहां पर, तो ये लोग जो हैं वो कितने हैं, 14 ही हैं, लेकिन ये कितने हो गए, उपस्थित तथा मत देने वालों के यहां पर क्या समझाया आपको, 15 हो गए, 15 पंच। तब अब ये जो कैलकुलेशन है, ये जो इक्वेशन बना हुआ है, वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, 15 पंच जो हैं वो ज्यादा है ना 14 से। तो यहां पर अब अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। ठीक, दोबारा नहीं बता रहा हूं, वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, 10 बार देख लेना, एक बार में समझ में आ जाएगा जितना क्लियरिटी करके मैं समझाया हूं विथ एग्जाम्पल। आपको 2 कंडीशन है, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकंड। कंडीशन फर्स्ट में पारित नहीं होगा, कंडीशन सेकंड में पारित हो जाएगा। डिपेंड करता है, द कंप्लीट डिपेंड्स ऑन द उपस्थित तथा मत देने वाले पंच की संख्या उस दिन कितनी है। जितने ज्यादा से ज्यादा पंच उपस्थित रहेंगे उतना प्रस्ताव पारित होने की संख्या बढ़ जाएगी, संभावना बढ़ जाएगी। ठीक, अब एक कंडीशन आ जाता है कि ये दोनों जो है वो बराबर हो गया, मान लो जाए उपस्थित तथा मत देने वालों का संख्या बहुमत 3/4 भी 15 हो गया, और ग्राम पंचायत गठन करने वाले कुल सदस्यों का बहुमत भी 15 हो गया, मान लो जाए, तब भी ये पारित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा ग्रेटर देन का साइन लगा है ना, तो ये जब ज्यादा होगा तभी पारित होगा, बराबर होगा तो भी पारित नहीं होगा। क्लियर, समझ गए? कोई भी दिक्कत होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, लेकिन मैं इसको एकदम क्लियर कर दिया हूं, इसके बाद आपको डाउट नहीं होगा। ठीक, तो ये अब हम लोग मिटा देते हैं इसको, क्योंकि आगे पढ़ना है अपने को। इसको आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, रिवाइंड करके या पॉज करके नोट कर लेना। अब देखो, अब अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ अपील, मतलब सरपंच और पंच जो वहां पर बैठे हैं उनको अविश्वास प्रस्ताव से दिक्कत हो रहा है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव किसी तरीके से कोई घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके अविश्वास प्रस्ताव पंच लोग को खरीद वरीद के अविश्वास प्रस्ताव पारित करवा दिए लोग। ऐसा वो लोग को अगर लगता है, वो लोग को लगता है कि हम लोग बेगुनाह हैं, हम लोग कोई गलती नहीं किए, लेकिन जबरदस्ती अविश्वास प्रस्ताव हम लोग के खिलाफ पारित कर रहे हैं ये लोग,
तब क्या कर सकते हैं वो लोग, अपील कर सकते हैं ऊपर लेवल पे। कितने दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं? 7 दिन के भीतर। ये प्रस्ताव पारित हुआ, मान लो जाए 15 जनवरी को प्रस्ताव पारित हो गया, तो 21 जनवरी के भीतर भीतर, है ना, 22 जनवरी यार, तो 7 दिनों के भीतर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं ये लोग। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर किससे अपील करेंगे? कलेक्टर से अपील करेगा। कौन? सरपंच या उप सरपंच जिसके खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, वो 22 जनवरी के भीतर भीतर, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के 7 दिन के भीतर भीतर कलेक्टर से अपील करेगा। और कलेक्टर क्या करेगा? 22 जनवरी को अगर अपील किया है तो 22 फरवरी के भीतर भीतर, अर्थात 30 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर, 30 दिन के भीतर अपना निर्णय देगा, जो निर्णय अंतिम होगा। मान लो जाए 30 दिन तक कलेक्टर छानबीन किया और कलेक्टर बोला कि नहीं, अविश्वास प्रस्ताव सही है जो आपके खिलाफ पारित किया गया है, तो फिर सरपंच के पास कोई चारा नहीं रह जाएगा, फिर उसको अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा। तुरंत तत्काल प्रभाव से वो बर्खास्त हो जाएगा। लेकिन अगर कलेक्टर उसको जायज़ नहीं ठहराता है तो फिर वो वापस भी ले सकता है। तो इस तरीके से होता है पूरा अविश्वास प्रस्ताव का प्रोसेस। अपील को भी याद रखना। ये सवाल भी आ चुका, ये एक सवाल आया है इसमें, तो पूरा सवाल आ चुका है एक बार, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। अब मैं आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अविश्वास प्रस्ताव किस किस कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव लिखो, मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ। वह तारीख जिस तारीख से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यानी कि सरपंच ने अपना पद ग्रहण किया है उसके 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। देखो, सरपंच के खिलाफ, मान लो जाए मैं रिस्पेक्ट ले रहा हूं इसका, सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, ठीक है। उप सरपंच के खिलाफ भी सेम ही रहेगा, सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव। तो सरपंच ने जिस तारीख से अपना पदभार ग्रहण किया है उस तारीख से 1 साल तक नहीं लाया जा सकता। जैसे कि मान लो जाए 10 जनवरी से पदभार ग्रहण किया, 10 जनवरी 2021 को, तो 10 जनवरी 2022 तक नहीं लाया जा सकता, ठीक है। कार्यकाल के अंतिम 6 माह बचे हों तब नहीं लाया जा सकता। दूसरा क्या है? अंतिम 6 माह अगर बचे हैं कार्यकाल के, तो मैंने बताया 4 साल 6 माह हो गया है, अब कितना बचा है? 6 माह बस बचा है। तो कार्यकाल के अंतिम 6 माह अगर बचे हैं तब अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तीसरा क्या है? उस तारीख से 1 साल के भीतर जिस तारीख से पिछला अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हुआ है। मान लो जाए 15 जनवरी 2021 को अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये पारित नहीं हो पाया, तो 15 जनवरी 2022 तक नहीं लाया जा सकता अविश्वास प्रस्ताव। मतलब यहां पर आप लोग को लिखना है तीसरा पॉइंट में, उस तारीख से 1 साल के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता जिस तारीख को अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया था। क्लियर हो गया? उस तारीख से 1 वर्ष के भीतर जिस तारीख से पिछला अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकार किया गया था उस तारीख से 1 साल के भीतर तक नहीं लाया जा सकता। 1 साल के बीत जाने के बाद फिर लाया जा सकता है। दोनों प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अलग अलग प्रारूप में आवेदन करना होगा। मतलब सरपंच और उप सरपंच दोनों के लिए अगर एक साथ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो दोनों का फॉर्मेट, प्रारूप जो है अलग अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, सबका सिग्नेचर कराना पड़ेगा, दोनों के लिए अलग अलग। तो अगर प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो अलग अलग प्रारूप बनाकर आवेदन करना होगा। तो 3 कंडीशन में नहीं लाया जा सकता। एक, पद ग्रहण करने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, अंतिम 6 माह में नहीं लाया जा सकता, उस दिनांक से 1 साल के भीतर नहीं लाया जा सकता जिस दिनांक से अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसके 1 साल के भीतर नहीं लाया जा सकता। तो ये 3 कंडीशन है जिस पे नहीं लाया जा सकता और दोनों के लिए अगर लाना है तो अलग अलग फॉर्मेटिंग बना के लाना पड़ेगा। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया अविश्वास प्रस्ताव। तो आज के वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कवर किए हैं, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम लोग इसके आगे का चीज़ें देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।